नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रारंभ कर रहे हैं जो खासतौर से हमारी लेखपाल परीक्षा जो है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अर्थात एक ऐसा विषय जो हमसे सीधे जुड़ा हुआ है, एक ऐसा विषय जिसके विषय जो हम ही से संबंधित जो जानकारियां हैं उस पर प्रश्न पूछता है। अर्थात हम गांव में रहते हैं तो हमारे गांव की जो संरचनात्मक स्थितियां हैं, गांव का जो समाज है, गांव की जो विकास की अवधारणा है, उससे संबंधित प्रश्न वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है। अर्थात जिसे हम टॉपिक के रूप में कहते हैं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक परिवेश, क्योंकि ग्रामीण विकास से भी हम सीधे जुड़े होते हैं और हमारा समाज ही होता है जो गांव में है, हम है, हमारा समाज है, तो हमारा जो सामाजिक परिवेश है वो भी सीधे सीधे गांव से या इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। लेखपाल की जो संभावित परीक्षा है, जैसा आपको मालूम ही है, लगभग 5200 पद आने की संभावना है। हो सकता है लॉकडाउन समाप्त होते ही तत्काल ही फॉर्म आ जाए, या ये भी हो सकता है कि फॉर्म पहले ही आ जाए, परीक्षा बाद में हो, जैसा भी हो, लेकिन संभावित है, ये सभी को मालूम ही है। और एक अच्छी खासी वैकेंसी जिसमें 5200 पद हैं वो आने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ध्यान रखिएगा कि इसमें 4 टॉपिक हैं आपके। पहला जो टॉपिक है वो आपका जीएस का है। जीएस अर्थात सामान्य अध्ययन जिसे कहें या जीके कहें, जो जनरल अवेयरनेस होती है उसकी विषय की बात करें। दूसरा आपका जो हिंदी का स्वरूप है, और तीसरा आपका जो मैथ का स्वरूप है, और चौथा जो है आपका वो है ग्रामीण विकास का तथा सामाजिक परिवेश का। सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो 25-25 नंबर के हैं और ये 100 नंबर के होंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस पूरे के पूरे सिलेबस में आपको निगेटिव मार्किंग नहीं की गई है आपके लिए। अर्थात यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का कोई पैटर्न नहीं है, अभी तक तो नहीं है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते नोटिफिकेशन क्या आता है तो नोटिफिकेशन में क्या होगा, क्योंकि ये इस बार यूपी ट्रिपल एससी करवाने जा रहा है ये, तो निगेटिव मार्किंग की संभावना बेहद कम है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो स्वरूप अपनाया गया है, इस बार आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। पिछली बार इंटरव्यू हुआ था, इस बार परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होगा, ये भी एक प्रमुख बात है। तीसरी सबसे प्रमुख बात है ट्रिपल सी को लेकर बहुत डाउट रहता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पिछला नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ट्रिपल सी नहीं था, हटा दिया गया था। तो संभावना यही हम मान के चल सकते हैं कि ट्रिपल सी इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर हाईकोर्ट और हाईकोर्ट में विवाद भी रहा और उसको लेकर हाईकोर्ट ने बाकायदा सरकार को नोटिस भी जारी किए। तो कई सारी स्थितियां हैं, लेकिन संभावना यह है कि ट्रिपल सी इस बार नहीं है, 100% नहीं है। तो ये स्थिति है। उसी में ये जो चौथा प्रमुख विषय है ग्रामीण विकास तथा सामाजिक परिवेश, इसको हम लोग आज यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। हिंदी आपकी प्रारंभ हो गई है और जीएस में आपकी ज्योग्राफी चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। उसको आप वहां पर पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। जीएस में इस समय ज्योग्राफी चल रही है और हिंदी में आपकी हिंदी भी प्रारंभ हुई है अभी हाल में ही, तो ये आप वहां पर पढ़ सकते हैं। और ग्रामीण विकास आज से प्रारंभ हो रहा है। जब हम सिलेबस की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए सिलेबस में इसमें जो चीजें दी गई हैं, मैं सीधे सीधे सिलेबस से ही पढ़ देता हूं। सबसे पहला टॉपिक ही है ग्राम विकास। ग्राम विकास कार्यक्रम और प्रबंधन। उसके बाद है ग्राम विकास तथा अनुसंधान, अर्थात विकास से संबंधित जो अनुसंधान की स्थितियां हैं। ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश श्रम एवं रोजगार, उत्तर प्रदेश श्रम एवं रोजगार, उत्तर प्रदेश की जलवायु और प्राकृतिक प्रदेश, भारत की ग्रामीण विकास की योजनाएं तथा कार्यक्रम जैसे मनरेगा है या अन्य जो योजनाएं हैं, कृषि का महत्व, भारतीय कृषि की प्रकृति तथा भूमि सुधार, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान बीमा एवं किसान बही योजना के बारे में सामान्य जानकारी, कृषि व्यापार, भूधारण पद्धतियां, पशुपालन, ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, भारत और उत्तर प्रदेश दोनों से संबंधित, विभिन्न विभाग तथा विभिन्न संगठन जैसे खंड विकास अधिकारी हो सकता है, ब्लॉक प्रमुख हो सकता है, चकबंदी लेखपाल हो सकता है, ग्राम विकास अधिकारी हो सकता है,
प्रधान हो सकता है, नायब तहसीलदार हो सकता है, ऐसे। इसके साथ ही कृषि विज्ञान तथा कृषि क्रांतियां, और उसके साथ है स्थानीय स्वशासन तथा पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन तथा पंचायती राज का विषय हम लोग पूरा डिटेल से आपको मिल जाएगा। आप पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने इसी ढंग से बनाया है। आपको ग्रामीण के आधार पर पंचायती राज, नगरीय पंचायती और सहकारी समितियां जो हैं, उन तीनों से संबंधित हमने पूरे के पूरे टॉपिक को संविधान के अकॉर्डिंग पढ़ा है, और व्यवहारिक रूप से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस है हमारा, और उसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो गई है ग्रामीण विकास। देखिए, जब हम ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है, पहले एक सामान्य ढंग से इसको समझ लें कि ग्रामीण विकास क्या होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब महात्मा गांधी ये कहते हैं कि जो भारत है वो गांव में बसता है, तो भारत गांव में जब बसता है तो इसका मतलब है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी जो है वो गांव में भी रह रही है। और उसी जो बहुसंख्यक आबादी है, कौन सी जाति की है, कौन से धर्म की है, कौन से वंश की है, कौन से कुल की है, इससे कोई मतलब नहीं। केवल भारत की जनसंख्या जो निवास कर रही है, जो भारत के नागरिक हैं, उनके विकास के लिए जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हो सकती हैं, परियोजनाएं हो सकती हैं, कार्यक्रम हो सकते हैं, नीतियां हो सकती हैं, उन सभी की जो अवधारणाएं हैं वो जो उनको विकासवादी परिस्थितियों की ओर आगे लेकर जाती हैं, वही ग्रामीण विकास कहलाता है। अगर हम पहले की स्थितियों में देखें तो आज से 2 दशक 3 दशक पहले जब ग्रामीण विकास की बातें करते थे तो इसका मतलब होता था सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की स्थितियां। इसके साथ ही कृषि की विकास की पद्धतियां, चाहे वो कृषि के आधार पर हम ले लें आपका जो खेती बाड़ी है उससे संबंधित, मत्स्य पालन से संबंधित, मुर्गी पालन से संबंधित, सुअर पालन से संबंधित, या अन्य प्रकार के डेयरी उद्योग से संबंधित, ये सारी बातें क्या कहलाती थी? ग्रामीण विकास कहलाती थी। लेकिन आज के समय में हम जब नगरीय परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो ग्रामीण विकास की अवधारणाएं पूरी तरह से बदल जाती हैं। कारण ये है कि जैसे हमारा विश्वविद्यालय आयोग है यूजीसी, उसकी एक रिपोर्ट है ग्रामीण विकास के संदर्भ में। वो ये कहता है कि वास्तव में जो भारत का विकास है वो गांव से ही है, नगरों का जो विकास है वो भी गांव से ही है। जैसे जैसे गांव विकास करेंगे तभी शहर विकास करेंगे, क्योंकि शहरों की जो मूलभूत स्थिति है, उसकी जो नींव है नगरों की, वह गांव है। और गांव अगर सांस्कृतिक आधार पर, विकासवादी योजनाओं के आधार पर, अपनी परियोजनाओं के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर विकास की गति को पकड़ते हैं तो शहर भी विकास की गति को पकड़ेंगे। अर्थात या हम एक शब्द में कहे, यूजीसी के शब्दावली में कहे कि गांव ही हमारे शहरों के विकास की फैक्ट्री है। गांव में सब कुछ विकास बन रहा है और वो जाकर सप्लाई हो रहा है शहरों की तरफ। तो ऐसी कोई स्थिति है ग्रामीण विकास की। आज की अवधारणा देखें जो 2020 में है, तो गांव का मतलब बदल चुका है, क्योंकि अब गांव, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां पर गांव और शहर में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया है। लेकिन उस विशेष अंतर के न होने के बाद भी खाई बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, बहुत बड़ा अंतर आता चला जा रहा है। भाई आज शहरों में भी जैसे लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, गांव में भी यूज कर रहे हैं। आज ऑनलाइन क्लासेस शहरों में हो रही हैं तो गांव में भी लोग यूज कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। शहरों में अगर फ्रिज, टीवी, कूलर जैसी जो आधुनिक सुविधाएं हैं उनको प्राप्त कर रहे हैं तो गांव में भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में केवल सुविधाओं का ही स्थिति या डिजिटल होना थोड़ा सा ही स्थिति जो है वो विकासवादी योजनाएं तो हो नहीं सकती। चीजें पहुंची हैं लेकिन उनकी जागरूकता में बेहद कमी है, और इन्हीं चीजों को हमको पढ़ना है, इन्हीं चीजों को हमको समझना है कि वास्तव में ये सारी की सारी चीजें क्या हो सकती हैं। तो आज इसको शुरू करते हैं, कैसा है क्या है। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस तो मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में बता दिया, बाकी क्लास पढ़ी हुई है, आप सिलेबस देख सकते हैं उसको। गांव क्या होते हैं? अगर हम गांव की उत्पत्ति की बात करें, इस शब्दावली की उत्पत्ति की बात करें, तो मुख्य रूप से ये जो शब्द है गांव, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, संस्कृत का शब्द है। और ये मतलब होता है, ये ग्रास शब्द से बना हुआ है। ग्रास का मतलब होता है निगलना या सामूहिक रूप से प्रयोग करना। निगलने का मतलब ये होता है जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन की स्थिति है
और ग्रास शब्द से तो बना है, लेकिन इसकी जो धातु है वो है ग्रस। ध्यान रखिएगा, इसकी जो धातु है वो ग्रस धातु से बना हुआ है। जब हम निगलने के अर्थ में करते हैं तो जैसे भोजन लेते हैं, तो भोजन आप जैसे आपने कौड़ तोड़ा तो रोटी ली, दाल है तो दाल ली, सब्जी ली, सारी चीजें एक साथ रखा, एक समूह बनाया और उस समूह को आपने निगल लिया, खा लिया। तो ये सामूहिकता जो स्वरूप है वही है ग्रास। ग्रास मतलब निगलना, अर्थात सामूहिक आधार पर निवास करना। गांव उसी से ग्राम बना है, अर्थात सामूहिक आधार पर निवास करना। कैसे सामूहिक आधार पर निवास करना हो सकता है? वंश के आधार पर सामूहिक निवास करना हो सकता है, जाति के आधार पर हो सकता है, गोत्र के आधार पर हो सकता है, या आधुनिक प्रक्रियाओं के आधार पर कई जातियां, कई धर्म, कई समूह, कई गोत्र के लोग एक साथ निवास कर रहे होते। तो ये संस्कृत के आधार पर इसकी उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हमको मिलती है। लेकिन हम जब गांव की बात करते हैं तो हमारे देश में गांव को लेकर बहुत सारी शब्दावली, ग्राम को लेकर बहुत सारी शब्दावली प्रचलित है। अगर हम इसको देखें तो गांव तो बड़ा साधारण सा शब्द है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसके साथ ही बस्ती, पुरवा, ध्यान रखिएगा, टोला, ढोला, पिंड, मावदा, इसके साथ ही दोह, नागला, इस तरह से कई शब्दावली हमारे गांव के लिए प्रयोग की जाती है। अर्थात गांव यहाँ से इस तरह से कई शब्दावलियों से मिलकर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, गांव की ये शब्दावलियां हैं, इनको हम इनके पर्यायवाची के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और ग्रस धातु से ये शब्द बना है। गांव के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें हमारे भारत में, हम कहीं और न जाएं, दुनिया भर के स्थिति में केवल भारत की स्थिति में देखें कि गांव का निर्माण कैसे है। तो जब हम गांव के निर्माण की स्थितियां देखते हैं तो हमको बड़े प्राचीन काल से ही भारत में ग्रामीण संस्कृतियां मिलने लगती हैं। हम पूरा पाषाण काल में नहीं जाते हैं, कैसा रहा, क्या रहा, क्यों रहा, उससे कोई मतलब नहीं खास तौर से। लेकिन मध्य पाषाण काल में या जब हम देखते हैं तो जब मनुष्य के द्वारा खेती करना प्रारंभ कर दिया गया, तो खेती जब करेगा तो सीधी सी मतलब है कि जहां पर वो अनाज उगा रहा था तो अनाज उगाने के लिए उसको 2, 3, 4, 5 महीने का समय लगा। ऐसा तो है नहीं कि आज बोया, सुबह उग गया और शाम को काट लिया, ऐसा तो होने वाला नहीं था। अनाज उगाया गया तो 2, 3, 4, 5 महीने वहां पर व्यक्ति ने रहना शुरू कर दिया, मध्य पाषाण कालीन जो मानव था। और जहां पर रहा तो अपनी सुरक्षात्मक स्थितियां उसने बनानी शुरू की, सामूहिक विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया, और यही समूह के आधार पर निवास करने की जो स्थितियां थी वही गांव के निर्माण का मूलभूत आधार बनी। अर्थात हमको इसकी उत्पत्ति जो है वो मध्य पाषाण काल से ही मिलनी प्रारंभ हो जाती है। और नव पाषाण काल की स्थिति में तो कई सारी संस्कृतियां मिलती हैं जो ग्रामीण संस्कृतियों के आधार पर भारत में थी। हम केवल भारत की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। नवपाषाण काल की स्थिति में आहाड़ संस्कृति थी, बनास संस्कृति थी, जोरवे संस्कृति थी, प्रकाशम संस्कृति थी। और जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास देखते हैं तो लगभग 36 संस्कृतियां थी जो ग्रामीण संस्कृतियां थी। तो नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता के बीच में हमको लगभग 36 ग्रामीण संस्कृतियां मिलती हैं, और जिसमें ये सारी की सारी ग्रामीण संस्कृतियां काफी उन्नत संस्कृतियां थीं जो व्यापार वाणिज्य तक करती थी, कृषि के अतिरिक्त भी व्यापारिक काम करती थी। जैसे आहाड़ संस्कृति की अगर हम बात करें तो आहाड़ बड़ी मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता को खाद्य संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करते थे। आहाड़ में रहने वाले लोग, आहाड़ या बनास संस्कृति खासतौर से राजस्थान के क्षेत्रों में हमको मिलती है, या सिंधु जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का और राजस्थान का ये पूरा थार मरुस्थल वाला क्षेत्र, ये कांस्य युगीन संस्कृति हम सिंधु की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरी तरह नगरीय संस्कृति थी, सबसे बड़ी चीज। दूसरी इसके और आगे बढ़ते हैं तो वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति भारत की सबसे पहली व्यवस्थित ग्रामीण संस्कृति थी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम सबसे व्यवस्थित संस्कृतियों में देखें तो वैदिक संस्कृति हमें सबसे ज्यादा व्यवस्थित आधार पर मिलना प्रारंभ होती है। व्यवस्थित आधार पर क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर विकास क्रम देखते हैं सभी चीजों का।
जैसे जब हम ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा एक देश, या उसे उस समय देश नहीं राज्य कहा जाता था, और यहाँ का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था वो होता था राजन। क्योंकि जो कस्बे बनने शुरू हुए वो आगे बढ़कर कहीं ना कहीं जन के रूप में निर्मित हुए। जैसे जब हम देखते हैं तो प्रक्रिया, जो कस्बा ना कहें, इसको कबीला कहें, यायावरी जीवन वाले कबीले जो थे वो जन में बन गए थे, और जन जो थे वो महाजन में या महाजनपद में बदल गए थे। यही जो जन थे वही देश या राज्य कहलाते थे महाजनपद बनने से पहले, वैदिक संस्कृति से पहले। तो महाजनपद तो बाद में आए, वो तो स्थिति अलग है, वो तो बहुत बड़ी स्थितियां थी। ये जो जन थे या राज्य थे, इन्हीं का जो प्रमुख होता था उसको राजन कहा जाता था। यह जो थे वो कई सारे विश्व जिन्हें आजकल हम राज्य कहते हैं, प्रांत कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उनमें विभाजित थे। और इसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था। अर्थात ये कई सारे भागों में विभाजित होते थे। इसके नीचे जो थे वो थे ग्राम, और यहाँ का प्रमुख था ग्रामणी, या हम इसको गोप भी कहते थे। ये ध्यान रखिए, ये ग्रामणी या गोप कहलाता था। वैदिक काल, चाहे वो ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, उसमें गांव का जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी या गोप कहलाता था। और इसके बाद ऐसा नहीं था कि गांव विभाजित नहीं थे, इसके बाद गांव कुलों में विभाजित थे। कुल जो कुलीन के अधीन होते थे, अर्थात और नीचे की इकाई। उस समय ग्राम जो थी वो सबसे निचली इकाई नहीं थी। आज के समय में हम गांव सबसे नीचे की इकाई देखते हैं हमारे प्रशासनिक ढांचे में, लेकिन वैदिक काल में सबसे निचली इकाई कुल थी और ग्राम सबसे नीचे की इकाई नहीं थी। तो ये संरचना थी उस दौर में, वैदिक काल में। लेकिन स्थिति ये थी कि यहाँ पर अभी ये गांव का जो स्वरूप था वो स्वतंत्र रूप से स्थापित नहीं हो पाया था, जैसा हम आगे के चरण में देखते हैं। या हम ये कहें कि मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में और मौर्योत्तर काल में हमको दिखाई पड़ता है सारा का सारा। सबसे बड़ी चीज ये थी, ये मौर्योत्तर काल, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। मौर्य काल में गांव जो थे वो स्वतंत्र इकाई थे, या हम ये कहें स्वतंत्र भी नहीं थे, स्वायत्त भी कह सकते हैं, स्वायत्त थे। अर्थात इनको बहुत सारे अधिकार थे, बहुत सारे अधिकारों के आधार पर यह सारे के सारे काम करते थे, और जिसकी वजह से इनके पास बहुत सारी शक्तियां कहीं ना कहीं इनको प्रदान की गई थी। अगर हम क्रम देखते हैं तो मौर्य काल में सबसे ऊपर जो मिलता है हमको साम्राज्य मिलता है, और इसका जो प्रमुख था वो राजा होता था, ये सभी को मालूम है। इसके बाद हमको राज्य मिलते हैं, राज्य जिन्हें हम प्रांत कहते थे, और इनका जो प्रमुख था वो प्रांतपति या राज्यपाल होता था। जैसे अशोक जो था उसको पहले अवंती का गवर्नर या राज्यपाल नियुक्त किया गया था, उसके बाद उसको तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। तो ये राज्यपाल का स्वरूप था जो दूसरा प्रमुख स्थिति थी। उसके नीचे जो होते थे वो आहार होते थे, और आहार को ही हम विषय कहते थे, और इनका जो प्रमुख होता था वो विषय पति होता था। अर्थात ये एक प्रकार के जिलों का स्वरूप है। जिन्हें हम देखें तो ये तो साम्राज्य का, ये राज्य का, और ये जिलों का स्वरूप कहीं ना कहीं था। ये जो आहार थे ये 3 भागों में बटे होते थे, प्रशासनिक नहीं, राजस्व प्रक्रिया के आधार पर, अर्थात कई गांवों के समूहों के आधार पर, जिसमें सबसे प्रमुख होता था स्थानीय या स्थानिक जिसे कहते थे। ये 800 गांवों का समूह था स्थानिक में। दूसरा, इसके नीचे जो होते थे वो द्रोणमुख होते थे। द्रोणमुख होते थे ये 400 गांवों के समूह होते थे। इसके नीचे जो होते थे वो खारवटिक होते थे। खारवटिक जो थे वो 200 गांव के समूह होते थे। उसके नीचे संग्रहण जो होते थे वो 10 गांव का समूह होता था। और इसके बाद जो होती थी सबसे प्रमुख इकाई आहार के तुरंत बाद वो होती थी ग्राम, सबसे नीचे की इकाई। अर्थात यहाँ पर सबसे नीचे की इकाई बनना ग्राम प्रारंभ हो गए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मौर्यकालीन व्यवस्था है। यही व्यवस्था गुप्तकालीन भी है। कहीं ना कहीं मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये व्यवस्था लगातार हमको बनी हुई दिखाई पड़ती है। बस इतना हुआ था कि जो गांव का प्रमुख यहाँ पर जो था, यहाँ पर तो अभी ग्रामणी या गोप ही कहलाता था,
लेकिन गुप्त काल में इसी गांव का प्रमुख जो होता था वो ग्रामणी के साथ ही ग्रामीक भी कहलाने लगा और ग्रामीक के साथ महत्तर भी कहलाने लगा। तो यहाँ पर ये केवल परिवर्तन हुआ था कि गुप्त काल में इसे ग्रामीण, ग्रामीक या महत्तर भी कहा जाने लगा था। तो ये परिवर्तन हमको मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में जो मध्य भारत के गांव होते थे उन्हें पंच मंडली कहा जाता था। गांव समूहों को, जैसे ये समूह हैं, उसी में गुप्त काल में इन्हें पंच मंडली कहा जाता था। ये 5-5 गांव के समूह होते थे, पंच मंडली सारे के सारे कहलाते थे और इन्हीं को हम पेठ भी कहते थे। ध्यान रखिएगा, कई क्षेत्रों में इन्हें पेठ भी कहा जाता था और कई क्षेत्रों में इन्हें ग्राम जनपद भी कहा जाता था। खासतौर से जैसे बिहार का क्षेत्र है तो बिहार के क्षेत्रों में इन्हें ग्राम जनपद कहा जाता था, ये ध्यान रखिएगा। और जबकि मध्य भारतीय क्षेत्रों में इन्हें पंचमंडली और उत्तर भारतीय क्षेत्रों में पेठ कहा जाता था। तो इसमें कई नामों से हम इनको जानते थे। इसी तरह भारत की सबसे बेहतरीन ग्रामीण व्यवस्था जो हमको मिलती है वो चोल काल में मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। इस दौर की स्थिति में देखें तो चोल काल की स्थिति में हमको भारत की सबसे बेहतरीन, भारत की नहीं, हम विश्व की कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन व्यवस्था जो है वो हमको यहीं पर मिलती है। जैसे वैदिक काल में पूरी की पूरी व्यवस्था ग्राम, सभा और समिति के रूप में कहीं ना कहीं विभाजित था, ये वैदिक काल की स्थिति थी। लेकिन चोल काल में इसको कहा जाता था पूर्व सभा या महासभा, ये ध्यान रखिए। और उसके बाद एक और समूह था नगरम। तो नगरम तो नगर की स्थिति में थे। गांव का जो प्रमुख स्वरूप था वो उर का स्वरूप था चोल काल में, खासतौर से दक्षिण भारतीय क्षेत्र। और ये ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बेहतरीन पंचायती राज व्यवस्था, सबसे अभी तक की सबसे आधुनिक, सबसे स्वतंत्र, सबसे अधिक शक्तिशाली व्यवस्था अगर किन्होंने भी स्थापित की है वो है चोल। भारत में ये प्रमुख रूप से 8वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी तक रहे और इन्होंने भारत ही नहीं विश्व की सबसे शक्तिशाली ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया था अपने दौर में। और ये पूरी की पूरी व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रमुख इसलिए था क्योंकि पूरी व्यवस्था कई सारी कमेटीज में विभाजित की गई थी, कई सारी समितियां थी जिन्हें वारियम कहा जाता था और इसके लिए बाकायदा, इसकी सदस्यता के लिए बाकायदा चुनाव होते थे। उसके लिए अहर्ता और निहर्ता, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन सब कुछ तय था। कैसे कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसकी चुनाव की बड़ी बेहतरीन व्यवस्था थी, जो आधुनिक प्रकार की व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती, जो चुनाव प्रक्रिया थी। उनकी शैक्षणिक योग्यता थी, उनकी खासतौर से चुनाव की प्रक्रिया में आर्थिक योग्यता थी, जो आज भी हम लागू नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो व्यवस्था थी वो बड़ी आधुनिक प्रकार की थी, वार्डों में विभाजित करके ग्राम सभा की व्यवस्थाएं की जाती थी। और चोलों की इस पंचायतों को सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर राजा तो सर्वे सर्वा है, जैसे कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत कहता है कि सारी भूमि राजा की, हमेशा से यही चलता रहा है। लेकिन चोल राजा जो थे उन्होंने इसके विपरीत एक स्वतंत्र व्यवस्था स्थापित की और उन्होंने ये स्थापित किया, नियम बनाया कि राजा की भूमि होने के बाद भी अगर किसी ग्राम सभा में, किसी क्षेत्र में राजा को कोई कार्य करना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई धर्मशाला बनानी है, कोई प्याऊ लगाना है, कोई मंदिर बनाना है या कोई सरकारी ऑफिस बनाना है, तो उस क्षेत्र की ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। और अगर ग्राम सभा उसमें असहमति व्यक्त करती थी तो राजा वहां पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करता था, क्योंकि नियम तो राजा ने ही बनाए थे और राजा अपने नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करता था। वो ग्राम सभाओं के निर्णयों का सम्मान करता था और इसी सम्मान की वजह से कहीं ना कहीं चोलकालीन जो व्यवस्था है वो बेहद बेहतरीन व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, ध्यान रखिएगा। अगर हम मध्यकालीन भारत की स्थिति में देखें तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, केंद्रीय शासन तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में रहा ही है। केंद्रीय स्थिति पर सुल्तान और खासतौर से बादशाह, इनकी स्थिति रही है।
उसके बाद सूबे रहे हैं, मुगल काल में इनको सूबा कहा जाने लगा था, तो सूबेदार यहाँ पर नियुक्त किए जाते थे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जिले होते थे, जिले जो थे वो खास तौर से परगने के रूप में स्थापित थे या जिले के रूप में स्थापित थे, जैसी भी स्थितियां थी वो सारी की सारी। और जिले जो थे वहां पर फौजदार नियुक्त होते थे और उसके नीचे फिर गांव होते थे। गांव में जो लोग नियुक्त किए जाते थे उनको खूत, मुकद्दम, चौधरी, इस तरह की जो शब्दावली थी उन सभी शब्दावलियों से संबोधित किया जाता था। और यहाँ का जो एक आर्थिक रूप से प्रमुख अधिकारी होता था राजस्व का, एक तरह से हम देखें तो वो कहलाता था पटवारी। बाद में मुगलों के काल में यहाँ पर अमीन भी नियुक्त होने लगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और अमीन की प्रक्रिया अभी भी भारत के कई सारे राज्यों में स्थापित है। उत्तर प्रदेश में भी आप अमीन की स्थिति देख सकते हैं। लेखपाल और पटवारी के बीच में यहाँ पर अमीन और पटवारी के बीच में लेखपाल आता है। और पटवारी उत्तर प्रदेश में तो अब नहीं है, लेकिन राजस्थान में और हरियाणा इत्यादि में अभी भी नियुक्त होते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पटवारी के जितने कर्तव्य हैं सब लेखपाल को दे दिए गए और सबसे नीचे की स्थिति में अमीन भी उनके सहयोगी के रूप में स्थापित होते। तो ये सब मुगल काल की स्थिति में। अंग्रेजी शासन काल में केवल राजस्व को लेकर व्यवस्थाएं थी जिनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन जो पहले से चली आ रही व्यवस्थाएं थी उन्हीं व्यवस्थाओं को आगे लगा दिया गया। केवल बस इतना किया गया कि जमींदारी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रारंभ कर दी गई और ये सारी जो शक्तियां थी वो सब जमींदारों के हाथ में संग्रहित हो गई। बिना किसी निर्वाचन के, बिना किसी परिस्थिति के, जो भी बोली लगाकर जमीनें अधिग्रहित कर लेता था, नीलामी में प्राप्त कर लेता था, वही सर्वे सर्वा होता था। उसी के अपने नियम होते थे और अंग्रेजों के अपने कोई विशेष नियम भी नहीं लागू किए गए थे। केवल उनको राजस्व से मतलब था, इसलिए उन्होंने केवल राजस्व की नीतियां प्रारंभ की। हालांकि ऐसा नहीं कि ग्रामीण विकास पर उन्होंने काम नहीं किया, बिल्कुल काम किया। स्थानीय स्वशासन पर काम किया, चाहे वो आप मेयो के समय में देखते हैं, लॉर्ड रिपन के समय में देखिए, लॉर्ड कर्जन के समय देखिए, तो कई सारे ऐसे वायसराय या गवर्नर जनरल हुए जिन्होंने अपने अपने ढंग से सहयोगात्मक कार्य करने का प्रयास किया है, अर्थात ग्रामीण या स्थानीय स्वशासन को निर्मित करने का प्रयास किया है। अब प्रमुख रूप से आते हैं हम आधुनिक व्यवस्थाओं में, जिसे हमें सबसे ज्यादा पढ़ना है और समझना, उसी से सबसे ज्यादा प्रश्न भी आना है। वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्वरूप का मतलब ये है कि हम भारत देश की बात कर रहे हैं। ये भारत हमारा देश है। भारत कई सारे राज्यों में बटा है, कई राज्य जो हैं वो जिले में बटे हुए हैं। ये एक क्रम है पूरा का पूरा। जिले में से पहले मंडल है, मंडल जो हैं वो जिले में बटे हुए हैं। जिले और मंडल में, मंडल जो है वो जिलों का समूह ही है। जिले जो हैं वो तहसीलों में बटे हैं, तहसील जो हैं वो ब्लॉक में बटे हुए हैं, ब्लॉक जो हैं वो परगना में बटे हुए हैं, परगना जो हैं वो गांव में बटे हैं, और गांव जो होते हैं वो परिवार समूहों में बटे होते हैं। उत्तर भारतीय क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है, ध्यान रखिएगा। ये क्रम है हमारे वर्तमान स्वरूप का। हालांकि ऐसा नहीं है कि परिवार समूह सभी जगह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उत्तर भारतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बहुत सारे स्थानों पर नहीं पाए जाते। तो भारत है, राज्य है, मंडल है, जिले हैं, तहसील है, ब्लॉक है, परगना है, गांव है और फिर परिवार समूह है। तो ये वर्तमान संरचना है हमारे भारत की। और इस वर्तमान संरचना में खासतौर से गांव से लेकर परिवारों की नहीं बात करें तो 6 लाख से अधिक गांव भारत में है। ये ध्यान रखिएगा, 6 लाख से अधिक गांव लगभग भारत की, या हम 70 तो नहीं कह सकते, लेकिन आज के समय में लगभग 65% आबादी जो है वो आज भी गांव में निवास कर रही भारत की। इसका मतलब है कि भारत अभी भी एक कृषि प्रधान या ग्रामीण संरचना वाला देश है। भारत की लगभग 35% जनसंख्या शहरों में आ गई है। 36% का आंकड़ा तो पहले ही हमारे सामने उपलब्ध है। तो ये लगभग की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं अटैच भी है।
ये ध्यान रखिएगा। और लॉकडाउन की स्थिति में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब गांव फिर से विकसित होने की स्थिति में आएंगे। अभी गांवों के ऊपर बोझ बढ़ा हुआ है लॉकडाउन की स्थिति में, लेकिन बहुत शीघ्र ही, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सभी लोग बिल्कुल बेकार होंगे। जो लोग वापस गए हैं उसमें बहुत सारे लोग स्किल्ड होंगे, बहुत सारी चीजों का निर्माण करना जानते होंगे, बहुत सारी अच्छी कार्यकुशल होंगे, बहुत सारी स्थितियों में बुद्धि से भी कौशल होगा बहुत सारे लोगों में, और वह हो सकता है अपने क्षेत्रों में किन्हीं नई चीजों का विकास कार्य प्रारंभ कर दें। इसका मतलब है कि अभी तो बोझ बढ़ा हुआ है लॉकडाउन की स्थिति में, लेकिन बहुत तेजी से ही, बहुत शीघ्र ही हमको इन क्षेत्रों में नई तरह की गतिविधियां दिखाई पड़ेंगी। हो सकता है 6 महीने बाद दिखाई पड़े, लेकिन दिखाई पड़ेंगी, और ऐसी गतिविधियां जिसको शहर कभी पूरा नहीं कर सकते, ये भी स्थिति है। ठीक है, ये आपका गांव का एक परिचय है, ग्रामीण संरचनाओं का भारत में, ये ध्यान रखिएगा। और ये पूरा का पूरा हम लोग ये वो एक सामान्य परिचय था उसको पढ़ा है। जो अगली क्लास होगी वो हम क्रम से पढ़ेंगे, जैसा जैसा हमारा सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो विभागों की स्थितियां हो, उसके अतिरिक्त जो अन्य संरचनाएं हैं, नगरों से उनकी तुलनात्मक स्थिति है, ये सारी की सारी चीजें, अनुसंधान, परियोजनाएं, कार्य योजनाएं, नीतियां, जो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलेंगे। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अतिरिक्त बाहर का ऐसा कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे जो जबरदस्ती का हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हमारा सिलेबस है वो। और अगर हमने 90% सिलेबस भी पढ़ लिया और 90% में 25 क्वेश्चन में से हम कम 22 क्वेश्चन भी कर ले गए, तो हमारा पढ़ना पूरी तरह से सफल हो जाएगा। क्योंकि अनावश्यक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हमको तो 25 में से 22 क्वेश्चन सही करने हैं। 25 में 25 करने की संभावना बहुत कम होगी, चाहे जितना आप कर लीजिए, लेकिन 22 क्वेश्चन हम 100% कर लेंगे, ये निश्चित है। तो हम उसी पर फोकस करेंगे, अपने 22 हमारे क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी अगर 3 में गेस मार्क में हम 2-1 का रेशियो भी लगा ले गए तो वो हमारा प्लस पॉइंट होगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।